गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़ करके कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। तो यहाँ पे बेन स्टोक्स बन गए हैं नंबर 1 ऑलराउंडर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी आईसीसी की स्थापना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फिर हमारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए वाडा ने इसको बढ़ा दिया है। फिर हमारा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग ना करने की गाइडलाइन जारी किया है? तो वॉल्व लगे N95 मास्क का उपयोग ना करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। फिर है हमारा कि भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है ध्रुवास्त्र। ठीक। फिर हमारा किसे मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। आप सभी लोग जानते हैं कि ये स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है, मात्र 17 साल की हैं अभी ये। ठीक है। और फ्राइडे नाम का जो इनका अभियान था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। अगला हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है किसे? तो अरुण कुमार को नामित किया गया है उपाध्यक्ष के रूप में। फिर हमारा इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे मालदीव के साथ भारत ने समझौता किया है। फिर हमारा स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम बीमा राशि कितनी है? तो 5 लाख रुपए है। मिनिमम कितनी है? 50,000। नेक्स्ट हमारा इस साल दिसंबर में होने वाला नोबेल पुरस्कार समूह किस वजह से रद्द हुआ है? तो ये कोविड-19 की वजह से रद्द हो गया है। फिर हमारा कोरोना के बीच भारत ने रेल मार्ग के जरिए हाल ही में किस देश को 9,000 टन से ज़्यादा मसाले निर्यात किए हैं? तो बांग्लादेश को भारत ने 9,000 टन से ज़्यादा के मसाले दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन के आज के। तो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चर्चित मधुबनी कला, आप सभी ने सुना होगा ऑफ कोर्स इस कला के बारे में, या इससे संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि करना है। तो देखते हैं पहला क्या है। यह बिहार के मिथिलांचल इलाके मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित कला शैली है। बिल्कुल सही बात है। फिर हमारा मधुबनी कला जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, मिथिलांचल के इलाके में है तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिथिला पेंटिंग या फिर मधुबनी कला। चलो ठीक है। अब ये तो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो इसको करंट में क्यों पढ़ रहे हैं? रीज़न है पढ़ने का, क्योंकि कोविड-19 महामारी में सबसे ज़्यादा क्या है चर्चित इसेंशियल गुड्स में आ गया है मास्क और सैनिटाइजर। तो अभी जो मास्क है, यहाँ पे एक मधुबनी कलाकार हैं बिहार में, रेमंत कुमार मिश्रा। इन्होंने क्या किया है, मास्क पर हाथ से मधुबनी रूपांकनों का चित्रण करके मास्क मैन रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। इस वजह से हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चित रेमंत कुमार मिश्रा का संबंध किससे है? इसी क्वेश्चन को टिक करके तो आप क्या बताएंगे? इनका संबंध है मधुबनी कला से है। ठीक है। या फिर मास्क मैन के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा। राइट आंसर क्या होगा? रेमंत कुमार मिश्रा। तो राइट आंसर फिलहाल इसमें क्या है? ए, बी और सी तीनों सही है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। ऊपर की सभी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं, बस यहाँ पे हमें ये जानना है कि इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो WG आर्चर को जाता है। 1934 में जब बिहार में भूकंप निरीक्षण के दौरान इस शैली को इन्होंने देखा था, तब से ये क्या है प्रकाश डाल दिया इन्होंने इस पर और ये लोगों के बीच में प्रचलित हो गया। ऐसा क्या स्पेशल है इस शैली में? तो इस शैली में व्यापक रूप से चित्रित विषय एवं डिजाइन हिंदू देवी देवताओं के हैं, लाइक कृष्ण जी, राम, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य एवं चंद्रमा, तुलसी का पौधा, शादी के दृश्य, सामाजिक घटनाएं आदि, ये इसकी विशेषता है। ठीक है। इस पेंटिंग की शैली में ज्यामिति पैटर्न शामिल है। इसमें जो मुखाकृतियाँ होती है उसमें आंखें काफ़ी बड़ी बनाई जाती हैं। तो ये याद रखेगा, ये भी क्वेश्चन है, देखिए बन सकता है स्टैटिक जीके का, कि कौन सा ऐसे कला की शैली जिसमें आंखें काफ़ी बड़ी बनाई जाती हैं? तो मधुबनी कला शैली में। ठीक है। चित्र में खाली जगह को भरने के लिए फूल, पत्तियाँ, चिन्ह आदि बनाए जाते हैं। और इनकी जो पेंटिंग है मधुबनी, इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं महिला, वो कौन कौन सी हैं? सीता देवी, गोदावरी दत्त, भारती दयाल और बुला देवी। ठीक है।
चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र से है। तो संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और अभी अपनी 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में पहली बार वर्चुअली आयोजित की जाएगी। ये सत्र कब शुरू होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो गेम है जो कि पोस्टपोन हो रहे हैं, वो भी ज़्यादातर गेम आप पहली बार देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, ठीक है। और इसी तरह जो वर्चुअल हो रहा है ये भी पहली बार देखा जा रहा है। चलो इक्का दुक्का लोग ही पहुंचने से हो जाए, लेकिन अब क्या है, कोरोना चल रहा है तो वर्चुअली ही सारी सबमिट हो रही है, ठीक है। तो अभी ये 15 सितंबर से ये सत्र शुरू होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का, याद रखिएगा, ठीक। हर साल दुनिया के जो नेता होते हैं वो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिलते हैं ताकि विश्व में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं उन पे बहस की जा सके। लेकिन इस समय जो मुद्दा कोरोना का है उसमें मिल के बहस नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो खुद बहस के पात्र हो जाएंगे लोग। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। तो देखते हैं बैठक होती है तो भाग लेते हैं कि नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन था बड़ी दिनों से चर्चा में था, क्या था कि लोनार झील महाराष्ट्र में है ना, क्रेटर झील है लोनार झील, इसका पानी गुलाबी हो गया था। तो अभी अध्ययन हुआ, क्योंकि तुरंत तो पता नहीं चलेगा, तो जब अध्ययन हुआ तो पता चला है कि ये हालो आर्चीय जीवाणु के कारण इसका पानी गुलाबी हो गया था। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था ये कि लोनार झील का पानी आखिर गुलाबी क्यों हो गया। चलो हो गया, हालो आर्चिया के कारण हुआ है। किसने ये पता लगाया? तो पुणे में स्थित है आगरकर अनुसंधान संस्थान, इनके द्वारा की गई जांच में ये पाया गया है कि इस पानी का रंग हालो आर्चिया नामक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति के कारण गुलाबी हो गया है, ठीक है। हॉलोफिलिक या फिर आर्चिया या फिर हॉलो आर्चिया, ये एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और खारे पानी में पाया जाता है। चलो, अचानक से पानी कैसे खारा? देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा की अनुपस्थिति, कम मानवीय हस्तक्षेप और उच्च तापमान के कारण जल का वाष्पीकरण हुआ, जिससे लोनार झील की लवणता में वृद्धि हुई और ये जीव उसमें पनपा, और इसके कारण क्या हुआ? पानी का रंग गुलाबी हो गया, ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्वदेश निर्मित तीसरी इकाई सामान्य परिचालन स्थिति में आ गई है? तो काकरापारा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, काकरापार, ठीक। तो ये परमाणु ऊर्जा से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार पहली बार क्रांतिकता प्राप्त किया है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्रांतिकता से आशय क्या है कि संयंत्र में पहली बार नियंत्रित स्वसंधारित नाभिक की विखंडन श्रृंखला किसकी शुरुआत से है, ठीक है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो गुजरात के तापी जिले में है। इससे पहले 2 इकाइयाँ थी जो कि कैनेडियन तकनीक पर बनी थी, लेकिन ये तीसरी वाली जो इकाई है ये पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीकी पे बनी है। इस संयंत्र में 220 मेगावाट के पहले दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर के निर्माण को 6 मई 1993 को और 220 मेगावाट के दूसरी इकाई का निर्माण 1 सितंबर 1995 को अधिकृत किया गया था। और ये जो तीसरी और चौथी इकाई का निर्माण है इसका शुरुआत हुआ था 2011 में, ठीक है। ये जो तीसरी इकाई है भारत की पहली 700 मेगावाट की विद्युत की इकाई है। भारत सरकार द्वारा 2031 तक अपनी जो मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता है इसको 6780 मेगावाट से बढ़ा करके 22,480 मेगावाट करने की तैयारी में है। वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान कितना है? 2% ही है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो अमेरिका किसको देगा? चाइना को। चाइना के कारण ही अमेरिका ने WHO छोड़ दिया कि WHO क्या कर रहा है, वो सही जांच नहीं कर रहा है, वो पूरा किसको ठहराता है? चीन में। और देखा जाए तो ये सही भी है, ठीक। चलिए, अब आ गया है ऐप। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और साथ ही साथ रेटिंग और रिव्यू देना नहीं भूलेंगे। अगला है हमारा कि उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? तो इनका नाम क्या है? रंगबती, याद रखिएगा, रंगबती के नाम पे बिलुंग गांव का नाम बदल दिया गया है। रंगबती को भारत की कई क्षेत्रीय भाषाओं में अनुभव है इनको, ठीक है। ये एक गीतकार हैं, याद रखिएगा इसको। अगला हमारा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद
की जयंती कब मनाई गई? देखिए, एक की जयंती तो इन लोगों की कब है? 23 जुलाई को है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था बाल गंगाधर तिलक का? 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में। और मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। अगर हम लोग इनकी बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो 23 जुलाई को 1906 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं इन लोगों के बारे में, क्योंकि जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है तो उनको पता है कि ये बहुत ही महान क्रांतिकारी हैं, बहुत ही महान नेता हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। जन्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। गंगाधर तिलक जी की बात करें तो ये एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक तथा राष्ट्रवादी के रूप में इनको जाना जाता है। और 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था। आपको पता होगा एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग के चलाया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक एवं स्वाभिमानी नेता थे। अगर ये अपनी जो भी इनके ओपिनियन होता था वो बिल्कुल बेबाक होकर के आक्रामक तेवरों से ये अपने समाचार पत्र मराठा और केसरी, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार हो जाता है, मराठा और केसरी किसके समाचार पत्र हैं? तो ये बाल गंगाधर तिलक के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। जब इनकी मृत्यु होती है तो गांधी जी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माता हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसने गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है? तो किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है, फिर हमारा अगर हम लोग बात करें चंद्रशेखर आजाद जी की, तो इनसे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें। इनका जन्म हालांकि मध्य प्रदेश में हुआ है। कॉकरी ट्रेन रॉबरी जो थी, असेंबली बम घटना, लाहौर में सैंडर्स की हत्या, तो इन सब घटनाओं में इन्होंने शामिल होकर क्रांतिकारी भारत का चेहरा बन गए हैं। ठीक है, और 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने अल्फ्रेड, क्योंकि इनका मानना था कि मैं दुश्मन की गोली से नहीं मरूंगा, यहीं प्रयागराज में जब इनको घेर लिया गया अल्फ्रेड पार्क में, तो इन्होंने क्या किया? आखिरी गोली स्वयं को मार लिया। ठीक है, किस लिए? कि हम दुश्मन के हाथ से नहीं मरेंगे। अगला हमारा, हाल ही में किसने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं, उन्होंने शुरू किया है। 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में खनन क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगा करके हरित स्थान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का शिलान्यास भी किया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा यहाँ पे, कोयला मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान लागू किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखा जाए तो अलग अलग लोग वृक्षारोपण अभियान कर रहे हैं, जिससे क्या हो, हमारा नेचर भी सेफ रहे और लोग सही हवा में सांस भी ले सकें। फिर हमारा घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने किया है? तो दिल्ली सरकार ने इसकी शुरुआत किया है। रीज़न ये है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाना है। अगर लोग मिलेंगे एक दूसरे से तो क्या होगा? यहाँ पे कोरोना का प्रसार होगा। तो इससे बेटर है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर पे बिताएं, और जो राशन भी उनको देना हर महीने वो कहाँ पे दिया जाए? वो दिया जाए उनको घर पे पहुँचा दिया जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं कि गेहूं की जगह पे क्या देंगे। चलो, अगर गेहूं देंगे तो आटा पिसवाने तो बाहर आना ही होगा, तो इस वजह से गेहूं की जगह पे क्या दिया जाएगा? आटा दिया जाएगा। तो अच्छी योजना है। ठीक है, और इसके अलावा जिस दिन ये होम डिलीवरी की शुरू होगी उसी दिन केंद्र सरकार की 1 नेशन 1 कार्ड योजना भी दिल्ली में लागू कर दी जाएगी। ठीक, तो अगले 6 से 7 महीने में ये होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। फिर हमारा किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया? तो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में इन्होंने मदद किया था, सोनू सूद ने इसको लॉन्च किया। इसमें सभी तरह की जानकारी रहेगी, नौकरी की, लोगों को घर जाना है, हर चीज़ की यहाँ पे प्रॉपर एक जानकारी दी जाएगी, जिससे क्या हो, लोगों को मदद मिल सके। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।